अच्छा, आपका सिलेबस प्रेशर तक है ना? हमने ना एक्चुअली मोमेंटम भी डलवा दिया। नहीं कोई ओ नहीं नहीं सर, मोमेंटम भी कर ले। हाँ नहीं नहीं, प्रेशर प्रेशर नहीं है। प्रेशर अच्छा तो आगे क्या है वो अच्छा एक्चुअली सर कौन ने 1.1 से 1.6 तक करवाया है। मुझे बस ना चैप्टर्स के नेम बता दो जल्दी से, कौन कौन से। मैं आपको टॉपिक तो हाँ नहीं, मुझे बस वर्बली बता दो। सर, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, मोशन, मास, वेट, डेंसिटी, फोर्सेस, मोमेंटम। ठीक है, फोर्सेस हो गया, मोमेंटम हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, मास वेट डेंसिटी, इतना ही है। डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं है। डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये लेटेस्ट पेपर है, मैंने अभी खोला है, इस पेपर को ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा पेपर हम देखते हैं, जो कि थोड़े बहुत लेटेस्ट पेपर्स हैं। लेटेस्ट पेपर्स को देख लेंगे हम, इसके बाद कुछ जो मुश्किल क्वेश्चन हैं, जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा हर चैप्टर के अंदर से। मैथ्स वेट डेंसिटी के अंदर से भी एक दो बड़े मुश्किल से क्वेश्चन पड़े हैं जो कि मैंने करवाने हैं। और फिर इसके बाद प्रेशर तो चलो निकल गया, लेकिन प्रेशर के अलावा फोर्सेस के अंदर भी कुछ टफ क्वेश्चन है, वो भी हमें देखना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है। इसमें वो कह रहा है, अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ टॉप एंड बैलेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बहुत बेसिक सवाल है मास वेट डेंसिटी का। मास उसने आपको शो करवा दिया, वॉल्यूम भी उसने शो करवा दिया, आपने बस उसकी वैल्यूज डिस्प्ले पे करवानी है। तो जो मास हमारे पास आ रहा है, मास उसने शो किया 20 kg है। तो बल्कि एक मिनट, मैस हमने क्या करना है, मैस फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैस फाइंड कर लेते हैं। जो उसने हमें इनिशियल मैस प्रोवाइड किया है वो कहता है 20 ग्राम्स है, और जो फाइनल मैस है वो कहता है 54 है। तो हमने अगर टोटल मैस फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का, तो हम 54 को माइनस कर देंगे 20 में से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 34 ग्राम्स। तो जो मैस होगा हमारे पास वो 34 ग्राम्स होगा। इसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, जो हमारे पास पहले आ रही है वॉल्यूम की वैल्यू। अब यहाँ पे उसने कह दिया 5, 10, 15, 20, इस तरह करके उसने यहाँ पे लेबल्स दिए हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास हाफ वे बन रहा है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास होगा। 7.5। हाँ, 7.5 करके कुछ होगा हमारे पास, क्योंकि 15 का अगर 2 लो तो वो 7.5 बनता है। तो 15/2 बेसिकली हमने किया, 10 प्लस 5 15 होता है, 15/2 किया तो वो 7.5 हाफ वे हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 7.5 ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 20 प्लस 15 35/2 हो रही है। 35/2 कितनी होती है, 17.5 होती है आई थिंक, राइट। 10। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे, 17.5 को माइनस करेंगे 7.5 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रह जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जी, इससे अच्छा, इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। इसमें वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट के अंदर, द टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार इन ईच 2 सेकंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग अ 12 सेकंड पीरियड ऑफ इट्स जर्नी, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द कार। तो पहले उसने हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल्स बताए हैं, 0 से 2 सेकंड्स, 2 से 4 सेकंड्स, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 एंड 12 से 10 से 12। तो ये सारे उसने इंटरवल्स टाइम के बताया, और इनके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यूज आ रही है, 10, 10, 11, 13, 16, 23, ये सारी भी उसने वैल्यूज बताई। अब वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द कार। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करो, आपके पास जो टाइम इंटरवल्स आ रहे हैं, टाइम इंटरवल्स तो आपके पास यूनिफॉर्म आ रहे हैं। यहाँ पे 2 सेकंड्स आ रहे हैं, 2 से 4 आ रहा है, 4 से 6, 6 से 8, तो +2 +2 करके यहाँ पे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को यहाँ पे नोटिस करो, तो यहाँ पे आपके पास 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास +1 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास +2 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास +3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +7 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका जो भी डिस्टेंस आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब हम ये चीज़ इससे एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्मली
बढ़ रहा है, इसका मतलब जो इसकी स्पीड होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वो कह रहा है ए पार्ट के अंदर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स। अच्छा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 0 से 4 सेकंड तक लेके उसका डिस्टेंस सेम रह रहा है। अगर किसी भी चीज़ का डिस्टेंस सेम रह रहा है ना किसी भी टाइम के अंदर, इसका मतलब वो स्टेशनरी है, वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही। तो ये वाली तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड कभी भी नहीं हो सकती उसके अंदर। तो ऑप्शन बी में वो क्या कह रहे हैं, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, ये भी बात गलत होगी। 0 to 4 सेकंड उसके पास कोई स्पीड है ही नहीं, उसकी स्पीड इज इक्वल टू 0, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में वो कह रहा है एट रेस्ट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास वो एट रेस्ट है 0 to 4 सेकंड, ये तो बात ठीक है, पहली बात ट्रू है कि 0 to 4 सेकंड तक वो रेस्ट पर है। देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, अच्छा तो ये भी बात मेरे ख्याल में सही है, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्टेंस इंक्रीज करे, तो जाहिर सी बात है एक्सलरेशन भी फिर नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो ये वाली बात हमारे पास ट्रू हो जाएगी, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अगर ऑप्शन डी में आप देखो तो पहला पार्ट करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो रॉन्ग है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है अनऑर्डर्ड वे में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगी। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या करें, टू क्यूब्स एक्स एंड वाई हैव द सेम मास बट द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एक्स ओवर डेंसिटी ऑफ वाई। सबसे पहले इसमें क्या करना है, डेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो मेरे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे होगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने डेंसिटी की जो भी फार्मूला है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब वो कह रहे हैं एक्स और वाई आपके पास ना टू क्यूब्स हैं, एक आपके पास यहाँ पे क्यूब है एक्स है, एक आपके पास क्यूब है यहाँ पे वाई क्यूब है। अब वो कह रहे हैं कि उनके जो मैसेज हैं वो सेम है, लेकिन उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो एक्स की जो लेंथ है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, एक्स की लेंथ आ रही है हमारे पास 2x आ रही है, और जो वाई की लेंथ है वो हमारे पास x आ रही है। तो x की जो लेंथ है वो 2x है, वाई की लेंथ x है, ये हमने एज्यूम कर लिया, कंसिडर कर लिया। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, मैथ तो इन दोनों का सेम है, और जो वॉल्यूम है वो हमने इन दोनों का कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो क्या होता है, लेंथ का क्यूब ले लो, x3 ले लो। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ x, तो वॉल्यूम ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ x हो जाएगा हमारे पास 2x रेज टू पावर 3 विच मस्ट बी इक्वल टू 8x3। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ y आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स विच इज़ इक्वल टू सिंपली एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास इन दोनों के वॉल्यूम्स भी आ गए। अच्छा अब हमने क्या करना है, इनकी रेशियोज फाइंड करनी है। तो जैसे ही हम इनकी रेशियोज फाइंड करेंगे ना, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रेशियो वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। रेशियो में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है डेंसिटी ऑफ एक्स ओवर डेंसिटी ऑफ वाई, डेंसिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाई। तो इनके जो भी डेंसिटी का फार्मूला वो हम प्लग इन करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, मैसेज तो इन दोनों के सेम है, तो हम यहाँ पे कह टू देंगे जो डेंसिटी एक्स आ रहा है उसका हमारे पास वैल्यू बन रही है मैस ओवर 8x3, और जो हमारे पास यहाँ पे इसकी डेंसिटी बन रही है वो कितनी बन जाएगी, मैस ओवर x3। इसको थोड़ा सा अगर आप रिफॉर्म करके और लिखो तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी m/8x3 इंटू एक्स क्यूब ओवर मैस। तो जो आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, ये बेसिकली हो रहा है m/8x3। तो m कट जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो x क्यूब वाली वैल्यू आ रही है ये भी कट जाएगी, तो आपके पास जो एंड में रेशियो रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, 1/8 रेशियो रह जाएगी। तो ये आपके पास बेसिकली रेशियो होगी विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.125। तो इसको आप 0.125 करके भी लिख सकते हैं। तो आपके पास इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आपने बस डेंसिटी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और उनको रेशियो में प्लग इन करना है, और फिर कटिंग करनी है कुछ वेरिएबल्स की, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अयान क्लियर है, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो? जी सर क्लियर है। अच्छा अब एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया फोर्सेस से रिलेटेड, तो उसको देखते हैं जरा।
अच्छा, मुज़म्मिल को कहना है जो वीडियो होगी ना इसको 2x पे ना देखिएगा, क्योंकि वैसे ही अभी मैं 2x में बोल रहा हूँ। सर वो कह रहा था कि वो 9 तक ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस स्लोप एज शोन एज द ऑब्जेक्ट presses on the surface pushes back on the object. In which direction does the surface pushes back on the object? तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्रिक्शनलेस ए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रही है, तो देखो ए कभी भी नहीं हो सकती, ए इसलिए नहीं होगी बिकॉज जो ए हमारे पास जा रही है ना वो फ्रिक्शनलेस फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, और इस पे के ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही, तो ये वाली फोर्स नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं एज द ऑब्जेक्ट प्रेसेस ऑन द सर्फेस पुशेस बैक। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर यहाँ पे जा रहा है ना, तो वो इस तरह करके फोर्स एक सरफेस के ऊपर लगा रहा है। तो सरफेस क्या कर रही है, सरफेस न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगा रही है। इस ऑपोजिट फोर्स को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। जो सरफेस इसके डायरेक्टली ऑपोजिटली इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो कि सी होगी, तो हमेशा इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, जब भी सरफेस आपके ऊपर फोर्स लगाती है वो ऑपोजिट लगाती है और परपेंडिकुलर लगाती है टू दी सरफेस। जो इसको बस याद इस तरह रखो कि जो सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सी फोर्स है, ये ऑप्शन सी है, क्योंकि वो सरफेस के साथ एक 90 डिग्रीज़ का एंगल क्रिएट कर रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, परपेंडिकुलर फोर्सेस बाय दी force by the surface is equal to perpendicular to the surface। तो ये पॉइंट याद रखना है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उसने लेट से ये वाला सिनेरियो बनाया हुआ है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर अब सरफेस की फोर्स हमने बतानी, तो वो क्या होगी, वो हमेशा इसके ऊपर डायरेक्टली ऑपोजिट एक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स बन रही है, सरफेस के साथ 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। तो इसमें जो सरफेस वाली फोर्स होगी इस सिनेरियो में वो ऑपोजिट बन जाएगी, डायरेक्टली ऊपर बन जाएगी एक परपेंडिकुलर फोर्स। तो जो भी आपके पास परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना ऑब्जेक्ट के जो ऊपर एक्ट कर रही हो, उनको हम कहते हैं दीज आर नोन एज दी फोर्सेज दैट आर बीइंग एक्टेड बाय द सरफेस। तो ये ऐसी फोर्सेज होती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको देखते हैं। ये थिंकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में अ कार ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड ब्रेक्स एंड कम्स टू अ स्टॉप, which row gives the expression for calculating the thinking distance and gives a variable that affects the thinking distance। अब यहाँ पे thinking distance के बारे में पूछा हुआ है कि expression for calculating the thinking distance। तो जो expression होता है ना हमारे पास, stopping जो distance होता है वो हमारे पास total distance होता है, और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस लग रहा है। इन दोनों का माइनस कर लोगे तो आपके पास थिंकिंग डिस्टेंस आ जाएगा। तो जो आपके पास थिंकिंग डिस्टेंस होता है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस माइनस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। और कौन से वेरिएबल्स आपकी थिंकिंग डिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, लोड कैरीड, लोड कैरीड वैसे है मतलब वेट एक तरह से हो गया ना, लोड कैरी तो वेट तो करेगा। एक उसने हमें ये थोड़ा सा उसने यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट कर दी है। लोड कैरीड बताया हुआ है, ठीक है, जो कि कार एक लोड कैरी कर रहा है और स्पीड ऑफ कार उसने बताई है। अच्छा थिंकिंग डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है कि रेड से एक कार ट्रैवल कर रही है, ये आपके पास एक कार है यहाँ पे, उसने इस कार ने आगे जाके क्या देख लिया, उसने एक सिग्नल देख लिया यहाँ पे। जैसे ही उसने यहाँ पे एक रेड सिग्नल देखा ना, तो वो कार क्या करेगी, जो कार के अंदर ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है वो अल्टीमेटली क्या करेगा, ब्रेक सप्लाई कर लेगा। और जैसे इस ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई की है ना, जैसे इन हेडलाइट को देखे, तो जो टाइम है जो टाइम आ रहा है बिटवीन हिम वॉचिंग द रेड लाइट्स एंड एक्चुअली अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो इस प्रोसेस के दरमियान जो टाइम हो रहा है जो कि उसका सोचने का टाइम है, ऐसे टाइम को हम कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं, इतने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो जो लोड कैरीड है यहाँ पे, लोड कैरीड से इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्पीड ऑफ कार से ज़रूर इफेक्ट हो सकता है। एजम्पशन ये करते हैं कि लेट से आपकी जो स्पीड है कार की वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप चला रहे हो कार, तो होगा क्या कि आप जितना आपके थोड़ा सा आपका टाइम ब्रैकेट लगेगा, सोचने का जो टाइम होगा उसके अंदर आपकी जो गाड़ी है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। लेकिन यही आपकी जो स्पीड है अगर कम है, तो जितना भी आपका
वो टाइम होगा थिंकिंग डिस्टेंस वो आपका कम होगा, क्योंकि सोचने के टाइम में आपकी जो कार है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, बिकॉज आपकी स्पीड ही ऑलरेडी बहुत कम है, तो इस वजह से स्पीड इफेक्ट करेगी। लेकिन जो लोड कैरिड है, लोड कैरिड से इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा, स्पीड कैरिड से ज़्यादा होगा। लोड कैरिड में भी अल्टीमेटली जिस स्पीड पे वो कार या ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वही डिपेंडेंट होगी थिंकिंग डिस्टेंस के ऊपर। तो हम यहाँ पे इसमें भी लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट। थिंकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस ब्रेकिंग डिस्टेंस, और जो हमारे पास वेरिएबल जो इफेक्ट करता है थिंकिंग डिस्टेंस वो कौन सा है, स्पीड ऑफ कार है। तो इसमें बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास ये होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे फार्मूला यूज़ होता है। तो ये वाला फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, और अगर कभी भी आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करना तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को सब्जेक्ट बना दो, और अगर थिंकिंग डिस्टेंस फाइंड करना तो इसको सब्जेक्ट बना दो। थिंकिंग डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाओगे तो बन जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, और फार्मूला आपके पास बन जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस थिंकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह करके वो फार्मूलाज और वेरिएबल्स बन जाएंगे। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोबारा से एक और हमारे पास फोर्स का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, जो आपके पास मोमेंटम वो है, क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स है, वो इंक्लूडेड है कि नहीं? मेरे ख्याल में इंक्लूडेड है वो भी आपके सिलेबस में। तो वो है इंक्लूडेड आई थिंक। ठीक है, कर लेते हैं, एक उसका भी क्वेश्चन आया। अच्छा, अच्छा, 8th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पिवट आर करेक्ट। अच्छा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स का क्वेश्चन आ गया। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा था मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बात ट्रू है कि नहीं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स हमारे पास होती क्या है? सर मूवमेंट ऑफ बेसिकली मोमेंट ऑफ अ फोर्स जो होती है ना वो एफ इंटू डी होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारे पास। तो वो कह रहे हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके ऊपर बाद में आते हैं। क्वेश्चन 2 को यहाँ पे देखते हैं। 2 में वो कह रहे थे मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ये वाली बात तो ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू है। ये सेकंड वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। थर्ड में वो कह रहे थे मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू प्रेशर ऑन द पिवट। ऐसी बात हमने कभी भी नहीं की, ये वाली बात गलत होगी। तो ये वाली बात हमारे पास करेक्ट नहीं होगी। और जो हमारे पास मोमेंट ऑफ अ फोर्स है, ऑप्शन ए भी हमारे पास करेक्ट होगी। जो मोमेंट ऑफ फोर्स होती है ना हमारे पास, वो बेसिकली क्या करता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और यही वाली जो मोमेंट है हमारे पास फोर्स, यही एक ऑब्जेक्ट को टर्न भी करती है। लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये आपके पास यहाँ पे एक पिवट है, और यहाँ पे आपके पास एक वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे यहाँ पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब ये जो फोर्स है और इसके दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेट से ये वाला डी वाला डिस्टेंस है। अब ये जो मोमेंट आ रहा है आपके पास, मोमेंट इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस आ जाएगा। और यही वाला जो मोमेंट होगा ना आपके इस डायग्राम को मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी ये क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। डायरेक्शन। तो जो आपके पास यहाँ पे टर्निंग वाली चीज़ आ जाती है, इसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट, और पूरे चैप्टर का भी नाम आपके टर्निंग इफेक्ट ही है। तो ये आपके पास टर्निंग इफेक्ट होता है। जब भी आपके पास मूवमेंट लग रही है टर्निंग इफेक्ट जरूर क्रिएट होगा, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट टर्न जरूर कर रहा होता है इसमें, अनलेस एंड अनटिल इक्विलिब्रियम है। लेकिन बात सेम हो जाती है, मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ही होता है। तो आपके पास इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपके पास 1 और जो 2 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 और 2 विल बी करेक्ट। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ गया इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो देखते हैं। अच्छा, आपके MCQs और जो P2s हैं वो दोनों टेस्ट होंगे ना इसके अंदर, कि ये तो नहीं कहीं कि सिर्फ P2s टेस्ट हो रहे हैं, P1s टेस्ट हो रहे हैं? सर नहीं, दोनों होने हैं। ठीक है। और किस तरह मतलब हो रहे हैं, पूरे फुल फ्लैश पेपर्स होंगे 40 मार्क्स के, या किस तरह? सर सारा 100 मार्क्स का पेपर होगा और 50-50 पे होगा थ्योरी और एमसीक्यूज का। अच्छा, मतलब बोथ डिवाइडेड है। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें वो कह रहे हैं फोर ऑब्जेक्ट्स हैव आइडेंटिकल शेप्स बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास।
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज शोन बाय द डॉट मार्क जी। अच्छा, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। पॉइंट वेयर मोस्ट मैस अपेयर्स टू एक्ट, वेयर मोस्ट मैस एक्ट्स या मोस्ट मैस अपेयर्स टू एक्ट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो जब भी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना, इसको मैं कहती हूँ सबसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होती है ना, अगर हमारे पास कम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब है जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो सबसे नीचे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे उतना जो स्टेबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज कर देगी। तो ये बात क्लियर है। जी। अच्छा, वर्क डन नहीं इंक्लूडेड, और इनपुट पावर वगैरह, एफिशिएंसी वगैरह ये भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो, ये हमारे पास था जो लेटेस्ट पेपर था ना, मई जून 24 का, जो कि अभी भी टेस्ट हुआ है, ये वाला हमारे पास ये वाला पेपर था। इसके बाद एक और कुछ फाइल्स वगैरह जिनके अंदर मुश्किल और क्वेश्चन थे, वो भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, जब 1 आवर कंप्लीट हो जाए ना तो मुझे वो नोटिफाई कर देना, क्योंकि मुझे टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं रहता। सर स्टार्ट हमारी 25 को हुई थी ना। तो 25 मिनट्स हो गए अप्रॉक्सीमेटली। सर ये ना हमारे असेसमेंट में कुछ क्वेश्चंस आए थे और जो मुझसे कुछ रॉन्ग हुए थे जिनका मुझे समझ नहीं आई, बाद में मैं आपको भेज दूँ, आप वो वाले भी करा दें। अभी भेज दो बेशक। मैं आपको- सर भेज दिए हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ।
अच्छा, मैं ज़रा ये वाले क्वेश्चंस करवा दूँ फिर मैं उन पर भी आता हूँ। जी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास आ रहा है फोर्सेस से रिलेटेड है। तो जितने भी मुझे लग रहे थे जो कि फ्रीक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन है ना, और जो बार बार वो कॉन्सेप्ट एग्जामिनर टेस्ट करता है, वो पूरे सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन है, और ये आपके पास सर्कुलर जो मोशन है ना, सर्कुलर मोशन के बारे में वो बता रहा है। सर्कुलर मोशन एक अलग से टॉपिक है जो कि मैंने यहाँ पे कवर भी किया हुआ सर्कुलर मोशन का, और ये GCR के पर अपलोडेड भी होगा। छोटा सा टॉपिक है, ये पढ़ ले, ये पढ़ोगे आपका ये पूरी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे देखे थे नोट्स ये वाले आपने पहले के नहीं? सर मेरे ख्याल से मैंने देखे थे। ये कर एक्चुअली मैं ऐसा कि हमने कितना कवर किया हुआ ना, तो मैंने हम्म, देखे होंगे फिर। ये वाला दोबारा से इनको देख लेना, गो थ्रू कर लेना, कवर हो जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है ना हमारे पास, इसमें वो कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास सर्कुलर मोशन लग रहा है ना, तो उसके अंदर जो भी आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर जो भी रिजल्टेंट फोर्स लगती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, सेंटर ऑफ द सर्कल लगती है हमेशा। तो सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पे कौन सी हमारे पास फोर्स लग रही है? ऑप्शन बी लग रही है, ये हमारे पास जा रही है सेंटर ऑफ द सर्कल जा रही है। तो जो भी हमारे पास फोर्स सेंटर पे एक्ट कर रहा है, जो भी वेक्टर सेंटर पे एक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली फोर्स होगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, वही वाला सर्कुलर मोशन वाला आ रहा है। इसमें वो कह रहा है हमारे पास अर्थ ट्रैवल थी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन एट कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अर्थ बना हुआ है, यहाँ पे P वाली फोर्सेज आ रही है, R वाली फोर्सेज आ रही है, Q वाली फोर्सेज आ रही है। अब वो क्या कह रहा है? विच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सलरेशन ऑफ द अर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन और वेलोसिटी बतानी है। अब हमेशा याद रखना है, जब भी हमारे पास सर्कुलर वेलोसिटी में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा हो ना, तो उसकी जो फोर्स होती है वो तो सेंटर में लगती है। और हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है F=ma, और फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन। तो इसका मतलब है अगर आपके पास फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स, जारी सी बात है एक्सलरेशन भी यहीं पर एक्ट करेगी। तो जो फोर्स और एक्सलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और हमेशा एक जैसी होती है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी चेंज करती है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यहाँ पर है, जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी यहाँ पर एक्ट करेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी यहाँ पर एक्ट करेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा वेलोसिटी ऊपर एक्ट करेगी। तो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो Q आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपके पास और एक्सलरेशन कर रही है, एक्सलरेशन या आपके पास जो फोर्स, वो आपके पास R एक्ट कर रहा है। तो जो Q है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी, और R रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सलरेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें वो कह रहा है अ कॉइन फॉल्स थ्रू एयर फ्रॉम रेस्ट एंड इवेंचुअली रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था काइनेमेटिक्स में। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉल डाउन कर रहा था ना फ्रॉम रेस्ट, तो हम उसको कहते हैं, जैसे वो कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करता है आसमान के ऊपर, यहाँ फ्री फॉल मोशन के अंदर, तो हम उसको कहते हैं इट हैज़ रीच टर्मिनल वेलोसिटी। और इस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर नीचे वाली जो फोर्सेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो इक्वल हो जाती है। ये F2 है, ये F1 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो F2 है इट मस्ट बी इक्वल टू F1। तो इसका जो प्रोसेस होता है, इसमें होता कि जैसी टर्मिनल वेलोसिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रीच कर रहा होता है, तो इसके ऊपर उसने बताया फोर्स पी और रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारे पास किस तरह इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट आपके पास नीचे गिर रहा है ना, तो जितनी स्पीड से वो नीचे गिर रहा है उतनी ही उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है। तो जो ऊपर वाली फोर्स है ना, वो एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स होती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसकी एयर रेजिस्टेंस वाली ऊपर को फोर्स इंक्रीज़ करिए, तो हम कहेंगे जो फोर्स पी है वो क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। और अगर फोर्स पी इंक्रीज़ कर रही है तो जाहिर सी बात है आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपके पास नीचे भी कोई फोर्स लग रही है, ऊपर भी फोर्स लग रही है, और ऊपर की फोर्स अगर आप इंक्रीज़ करवाई जा रहे हो तो इसका मतलब है जो आपके पास इनका डिफरेंस लेके आपके पास वैल्यू आएगी वो कम होगी। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपके पास डिक्रीज़ करेगी। और हमेशा यही केस होता है टर्मिनल वेलोसिटी के केस में, फ्री फॉल के केस में, कि जो आपके पास एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स है वो इंक्रीज़ करती है, रिजल्टेंट आपके पास डिक्रीज़ करता है, और इवेंचुअली रिजल्टेंट डिक्रीज़ करते करते दोनों की जो फोर्सेज होती हैं हमारे पास वो इक्वल टू हो जाती है, सेम हो जाती है फोर्सेज। तो ये आपके पास होता है इंक्रीजेस डिक्रीजेस वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एयरप्लेन वाला सिनेरियो आ गया। इसमें उसने बताया हुआ है एयरप्लेन के ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रही है। आपके पास जो थ्रस्ट फोर्स होती है ना, उसको आप कहते हो ड्राइविंग फोर्स, DF, ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स और जो थ्रस्ट फोर्स होती है आपके पास सेम ही चीज़ होती है। फिर उसने यहाँ पे वेट डिस्क्राइब किया, वेट एक्ट करा है। फिर उसने लिफ्ट फोर्सेज बताई कि विंड के ऊपर से जो लिफ्ट लग रही है वो उसने बताई है। फिर उसने बताया फोर्सेज ऑन द व्हील्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है व्हील्स के ऊपर, वो उसने यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया है। तो
यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द ड्रैग फोर्सेज ऑन द एयरप्लेन आर नेग्लिजिबल, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम्स, द एक्सलरेशन ऑफ द एयरप्लेन इज़ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये उससे सारी हमें चीज़ें बताई हैं. अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फोर्स. इन सब में से लार्जेस्ट फोर्स कौन सी आ रही है? 4 फोर्सेज ने बता दी. थ्रस्ट आ रहा है, लिफ्ट आ रहा है, फोर्स आ रही है फ्रॉम द व्हील्स एंड वेट आ रही है. इनमें से लार्जेस्ट फोर्स हमें बता रही है. अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वेट ऑफ देख लेते हैं हम. अच्छा, अब जो पहला ऑप्शन उसने बताया ना, द फोर्स ऑन द व्हील्स फ्रॉम द ग्राउंड. अच्छा, जो हमारे पास इसमें वेट, मोस्ट प्रोबेबली वेट भी हो सकता है, वेट ही होगा, आई थिंक वेट ही होगा इसके अंदर. लेकिन देखते हैं अभी इसको देखते हैं. अच्छा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिफ्ट एक्टिंग ऑन द विंग्स. अच्छा, जो लिफ्ट हमारे पास फोर्स आ रही है, लिफ्ट तो हमारे पास ग्रेटर नहीं होगी, क्योंकि जो आपके पास एयरप्लेन है वो अभी स्टिल लैंड के ऊपर है. इसका मतलब जो आपके पास ऊपर वाली फोर्सेज है वो कम होगी. अगर लिफ्ट वाली फोर्स आपके पास ज़्यादा होगी ना, इसका मतलब एयरप्लेन मस्ट बी इन दी एयर. तो एयरप्लेन तो एयर के अंदर है ही नहीं. तो अगर एयरप्लेन एयर के अंदर नहीं है तो इसका मतलब लिफ्ट फोर्सेज होगी हमारे पास वो कम होगी, वेट हमारे पास ज़्यादा होगा. तो लिफ्ट फोर्स तो हमारे पास नहीं हो सकती, तो लिफ्ट वुड बी इनकरेक्ट. अब हमारे पास रह जाए 3 ऑप्शंस. सबसे पहले देख लेते हैं फोर्सेज ऑन दी व्हील्स फ्रॉम दी ग्राउंड. अच्छा, अब जो हमारे पास एयरप्लेन के जो वो होते हैं ना, कहते हैं व्हील्स होते हैं, वो 2 व्हील्स होते हैं. तो हमारे पास जो भी नीचे वाला जो ग्राउंड एग्जर्ट करे ना फोर्स, वो व्हील्स के दरमियान डिवाइड हो जाता है. 2 व्हील्स के दरमियान डिवाइड हो जाता है. वो जो फोर्स होती है वो डिवाइड हो जाती है. तो इसलिए व्हील्स भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही वो सरफेस ग्राउंड अपनी जो फोर्स है वो एग्जर्ट करते हैं इसके व्हील्स के ऊपर, वो डिवाइड हो जाती है व्हील्स के दरमियान. तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकती. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी में हमारे पास क्या होता है? ऑप्शन सी में वो हमें यहाँ पे कह रहा है द थ्रस्ट फ्रॉम दी जेट इंजन्स. अच्छा, अब जो थ्रस्ट होती है हमारे पास, थ्रस्ट हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे. अच्छा, लेकिन थ्रस्ट फोर्स भी हमारे पास इतनी नहीं होगी एज सच, क्योंकि जो हमारे पास अभी भी जो एयरप्लेन है वो ज़मीन के ऊपर है, और वेट हमारे पास मस्ट बी ग्रेटर देन दी वेट. थ्रस्ट फोर्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर भी लें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम ए वाले फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सलरेशन हो सकता है कितनी है. मैस जो है, मैस हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास मैस आ रहा है ना, इसका मैस को हम ले लेते हैं, मैस मस्ट बी इक्वल टू एक्स. ये हमारी एजम्पशन है, एज्यूम, ये हमारी एजम्पशन है कि एज्यूम मैस इज इक्वल टू एक्स. तो ये हमने यहाँ पे एजम्पशन लगा ली. अब हमने क्या करना है, मैस की जगह एक्स आ जाएगा और एक्सलरेशन की जगह 2 आ जाएगा. तो फोर्स कितनी बन गई? 2x बन गई. ये हमारी डी एफ है, ड्राइविंग फोर्स है. अब हमने क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है. तो वेट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, वेट इज इक्वल टू एम जी, और इसमें हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू वो 10 है और मैस की वैल्यू x है. तो वेट हमारे पास बन जाएगा 10x. तो वेट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हम कहेंगे इसमें हमारे पास वेट सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहा है. ये वैसे एक जनरल सेंस था, कॉमन सेंस थी, वेट ही ज़्यादा एक्ट कर रहा होगा, लेकिन हमने इसको प्रूफ भी कर लिया कि इस वजह से वेट ज़्यादा एक्ट कर रहा है. बिकॉज जब भी आप साइंसेस पढ़ते तो यू मस्ट बी एबल टू प्रूफ बाय वर्किंग कि किस तरह क्या चीज़ काम कर रही है, किस तरह क्या चीज़ बढ़ी है, कम हो रही है, प्रूफ किस तरह आ रहा है. तो यू मस्ट बी एबल टू प्रूव दैम विद योर प्रूफ्स. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? यस सर. और हाँ जी, बताओ. रेजिस्टिव फोर्स वो होती है जो ऊपर एक्ट कर रही होती है, और रिजल्टेंट वो होती है जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही होती है. हाँ जी, यही होता है. रिजल्टेंट बेसिकली, रिजल्टेंट ज़रूरी नहीं है कि डाउनवर्ड्स एक्ट करियो. आपने इस कॉन्सेप्ट को आपने इस तरह समझना है सिर्फ कि अपोजिट डायरेक्शन में कर रही होती है मतलब. जो रेजिस्टिव है ना, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. ये आपके पास एफ आ रहा है रेजिस्टिव फोर्स में. और जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी. तो जो रिजल्टेंट फोर्स है ना मेरे पास, वो होगी एफ माइनस एफ आर, ये होगी. और अगर नीचे ज़्यादा फोर्स एक्ट करिए तो रिजल्टेंट नीचे एक्ट करेगी. अगर ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रही है तो रिजल्टेंट जो होगी वो आपके पास ऊपर एक्ट करेगी. तो रिजल्टेंट चेंज करती रहती है, ठीक है. जहाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगी उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्ट करेगी, ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फायर वर्क रॉकेट आ रहा है आपके पास. इसमें वो बता रहा है आपके पास थ्रस्ट फोर्स क्या है, एयर रेजिस्टेंस क्या है, वेट क्या है. तो जो वेट आपके पास होता है ना, वेट आपने याद करना है हमेशा. आपके पास अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी सेंटर से लेके नीचे को एक्ट, आर. और इट डज़ नॉट मैटर कि ऑब्जेक्ट आपका स्लोप पर है या आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है. इवन इफ अगर ये ऑब्जेक्ट आपके पास स्लोप पे पड़ा हुआ है ना, तो उसके सेंटर से लेके नीचे तक ही वेट एक्ट करेगा. हमेशा वेट इस तरह एक्ट करता है. तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं. अगर उसने स्लोप पे बना दिया तो आपने इसको वेट नहीं कंसिडर कर लेना. आपने हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से वेट कंसिडर करना है. तो जो वेट है आपके पास वो आर हो जाएगा. तो वेट मस्ट बी इक्वल टू आर.
और जो एस होगी आपके पास, अब आपने क्या करना है, ए रेजिस्टेंस और वेट बताना है, ए रेजिस्टेंस और थ्रस्ट बताना है। तो जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट आपके पास ड्राइविंग फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या आगे को मूव करती है। तो जो आगे डायरेक्शन में आपके पास किसी भी चीज़ को कोई अगर मूव कर रही है तो वो आपके पास क्यू होगी, क्यू आगे को मूव कर रहा है आपके इस ऑब्जेक्ट, तो क्यू मस्ट बी इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूँ जो डी एफ आ रही है मेरे पास या जो थ्रस्ट आ रही है, डी एफ मस्ट बी इक्वल टू क्यू। ड्राइविंग फोर्स एक ही चीज़ होती है। फिर आपने वो एयर रेजिस्टेंस बताना है, तो अगर आपके पास थ्रस्ट इस डायरेक्शन में या आपके पास जो फॉरवर्ड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, आप मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपके पास ऑपोजिट फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, एयर रेजिस्टेंस वाली। रेजिस्टेंस हमेशा ऑपोजिट होती है, तो ऑपोजिट फोर्स थ्रस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी फोर्स लग रही है, एस वाली फोर्स लग रही है। तो मैं कह दूँगा यहाँ पे कि मेरे पास जो एयर रेजिस्टेंस है एफ आर, इट मस्ट बी इक्वल टू एस। तो एस आपके पास एयर रेजिस्टेंस आ गई, वेट आपके पास आ गया आर आ गया, और जो थ्रस्ट आपके पास क्यू आ गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गई। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हम कह रहे हैं पर्सन जस्ट सपोर्ट्स अ मास ऑफ 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि इस सिनेरियो में हमारे पास वो कह रहा है सपोर्ट भी कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है मतलब उसने यहाँ पे होल यहाँ पे उसको लिखा हुआ है, और सस्पेंड किया हुआ। सस्पेंड मतलब मैस मूव नहीं कर रहा, तो अगर कोई चीज़ मूव ही नहीं कर रही तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। हमेशा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, हमारे पास कोई चीज़ मूव नहीं कर रही होगी। जब भी कोई चीज़ मूव नहीं करती है आपके पास या एक कांस्टेंट सिनेरियो में होती है आपके पास एक चीज़, तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो रहती है। तो ये बात क्लियर है, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो किसी तरह की? सर मतलब अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही तो फिर उस पर रिजल्टेंट, हाँ, मतलब वो है उसकी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल रिजल्टेंट, फोर्स। उसके ऊपर अगर कोई चीज़ मूव नहीं ना करी ना, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। इसका मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है, एक वेट एक्ट कर रही होगी यहाँ पे, और दूसरी चीज़, दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एक यहाँ पे टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है, ये रोप के अंदर टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये सस्पेंड हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये क्योंकि सस्पेंडेड है उसने बता दिया, तो इसका मतलब है जो टी है इट मस्ट बी इक्वल टू वेट, और अगर टी इक्वल टू वेट है तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हमारे पास आएगा टी माइनस डब्ल्यू, विच मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर टी और डब्ल्यू की सेम वैल्यू है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स का आंसर भी जीरो आएगा। ठीक है, जी अच्छा इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने लगाना है हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल जो हमारे पास रूल था ना, इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे वो पढ़े थे, मेथड्स पढ़े थे, मेरे नोट्स देख लेना, उसके अंदर बहुत क्लियरली वहाँ पे लेवल। तीन लिखवाए हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा। सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या था, हमने पहला वेक्टर यहाँ पे लेना है, पहला वेक्टर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, और दूसरा वेक्टर मैंने लेना, दूसरा वेक्टर मैंने 4 न्यूटन वाले को कंसिडर कर लिया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला जो मेरे पास स्टेप है जो कि मैंने नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, वो ये है कि जो मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर आ रहा है उसका जो फर्स्ट वेक्टर का जो भी मेरे पास हेड है, उसको जो भी मेरे पास फर्स्ट वेक्टर का यहाँ पे हेड आएगा ना उसको, अच्छा अच्छा, तो जो पहला वाला हमारे पास स्टेप था वो हमारे पास क्या था कि हमने क्या करना है, हमने पहला वेक्टर यहाँ पे कंसिडर कर लिया, और जो भी हमारे पास पहला वेक्टर यहाँ पे आ रहा है उसको हमने कनेक्ट कर देना है विद दी हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो बल्कि यहाँ पे ना हमने नंबरिंग थोड़ी सी बेहतर भी कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको अगर मैं बेहतर कर लूँ ना तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट वेक्टर ले लेता हूँ, इसको मैं सेकंड वेक्टर ले लेता हूँ, क्योंकि इस वाले वेक्टर को ना मैंने थोड़ा सा मूव करना होगा, मैंने आगे पीछे मूव करना है इस वेक्टर को। तो ये दोनों मैंने वेक्टर्स ले लिए, मेरे पास यहाँ पर आ गया पहला वेक्टर आ गया ये वाला 3 न्यूटन्स वाला, और दूसरा वेक्टर मेरे पास आ गया 4 न्यूटन्स वाला। अब मेरे पास जो पहला स्टेप था हेड टू टेल रूल के अंदर, मैंने क्या करना था, जो मेरे पास फर्स्ट वेक्टर आ रहा है उसके हेड को मैंने कनेक्ट कर देना विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर मेरे पास 3 न्यूटन था, तो ये वाला जो मेरे पास वेक्टर है इसको मैं
यहाँ पर लेके गया और इसको मैंने इस तरह कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जो मेरे पास पहले वेक्टर का हेड आ रहा है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया विद दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब थर्ड जो मेरे पास स्टेप था उसके अंदर सर मैंने तो रिजल्टेंट फाइंड कर टेल्स दिया। को आता है एक साथ। क्या कह रहे हो अयान, समझ नहीं आया? सर हमने ऐसे नहीं करना होता कि जो एक फोर्स की टेल को दूसरी फोर्स से कनेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना था। जो रूल्स है ना, उन स्ट्रिक्टली उन रूल्स को आपने देखना है हेड टू टेल रूल के लिए। जो भी आपने पहला वेक्टर कंसिडर किया ना, उसके हेड को आपने कनेक्ट करना है विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ये आपके पास पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह आपने चीज़ों को देखना। क्लियर? यस। अच्छा, तो ये पहला स्टेप हो गया था हमारे पास। अब हमने क्या करना है, थर्ड जो सेकंड स्टेप है, सॉरी, उसमें हमने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप में रिजल्टेंट का जो हेड है वो हमने कनेक्ट करना है विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट का हेड आ रहा है वो मैंने कनेक्ट कर दिया सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, और इसको मैंने आर लेबल कर दिया। तो ये मेरे पास एक वेक्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ तो यहाँ पे रिजल्टेंट मेरे पास कहाँ पर मैच हो रहा है, मेरे पास ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम है वहाँ पे रिजल्टेंट सेम आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी भी सेम है, लेकिन उसके अंदर डायरेक्शन उसने गलत कर दी, उसने हेड को यहाँ पे नीचे कंसिडर कर दिया। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन इसमें? यस सर। इसमें से ये इसमें ना सर बच्चे, ये हाँ जी बताओ। सर, और जो अगर ऐसी एक डायग्राम आती है जिसमें हम्म, हमने फॉर्मूला लगाना होता है F1, तो क्या फॉर्मूला था एफ इज सर? वन से सर नहीं बुक लेकर आता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा बता दो वर्बली, मैं रिकॉल कर लूँगा। एक ये भी होता है M1U1 प्लस M2, सर वो जो एक डायग्राम बनानी होती है हमें। एफ इज इक्वल टू के ई, एक ये भी फॉर्मूला होता है डिफॉर्मेशन का। एफ इज इक्वल टू मोमेंट पर टाइम, ये भी होता है। सर परपेंडिकुलर वेक्टर्स जैसे कि वो वो होता है ये देखिए। मोमेंट वाला होता है, आई थिंक फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये सर वो जो हमने वो कहते हैं कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस, जैसे कि यही सेम फोर्सेस हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन एक्टिंग एट अच्छा 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 राइट अच्छा एंगल। अच्छा, ठीक है, समझ गया। पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हो आप? तो हाँ जी हाँ जी, दैट। तो ये आपके पास यहाँ पे होता है पाइथागोरस थ्योरम, और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने हाइपोटेनस फाइंड करना है। इसमें हाइपोटेनस आपका क्या बन रहा है, रिजल्टेंट ही बन रहा है। तो रिजल्टेंट आपने फाइंड करना है। अब आप क्या चाहते हो, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इसमें से स्क्वायर हटा दो। स्क्वायर हटाओगे तो बोथ साइड पे अंडर रूट आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो आर आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट करोगे तो इस तरह आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बेस आपके पास बन रही है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास बन रहा है 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 न्यूटन। तो इसकी अगर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो वो 5 न्यूटन के इक्वल टू हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो थर्ड थ्योरम अप्लाई करना। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 62 वाला सेम वही वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब अगर विच डायग्राम करेक्टली शोज द एडिशन ऑफ 4 प्लस है ना 3 न्यूटन फोर्स, इसमें हमने देखना है हेड टू टेल रूल कहाँ पर सही तरह अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन ए हम कंसिडर करें तो इसमें ऑप्शन ए मेरे ख्याल में सही हो रही है। ऑप्शन ए में पहला वेक्टर आपके पास 4 न्यूटन है, इसका जो हेड है वो जो 3 न्यूटन का टेल है उसके साथ कनेक्टेड है, और जो आपके पास सेकंड वेक्टर है 3 न्यूटन उसका हेड कनेक्टेड है हेड विद द हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऑप्शन ए बन रही है आपके पास, और इसमें भी उसने इनका रिजल्टेंट ऑलरेडी निकाला है जो कि 5 न्यूटन बन रहा है। तो ऑप्शन ए वुड भी करेक्ट, ठीक है? तो इस वजह से ऑप्शन ए वुड भी करेक्ट। अब मैं आपको ज़रा क्वेश्चन देख लेता हूँ आपसे, वो प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो इसमें अच्छा, इसमें करेक्ट ऑप्शन वो मार्किंग सीम दी थी इसमें करेक्ट वाली के नहीं? जो सर नहीं। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विच ब्लॉक इज मेड फ्रॉम द लीस्ट डेंस मटेरियल।
अच्छा, ये जो ऊपर इसने थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, शोज़ दी ब्लॉक विद द सेम मैथ्स। अच्छा ठीक है, सेम मैथ्स है इनका। तो जो मैथ्स आ रहा है हमारे पास इन सारी चीज़ों का वो सेम आ रहा है। इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ। तो मैथ्स इज़ सेम, ये बात तो हमें पता है कि मैथ्स इन सारे ब्लॉक से सेम है। अब अगर है लीस्ट डेंस मटीरियल, ये हमें किस तरह रिप्रेजेंट होती है, डेंसिटी से। और डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, एस ओवर वॉल्यूम। मैथ्स ओवर वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स तो हमें पता है सेम ही है। तो यहाँ पे इनका अगर वॉल्यूम हम फाइंड करें तो ये हमारे पास क्यूबॉइड्स आ रहे हैं। क्यूबॉइड्स में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ, फार्मूला हमारे पास ये होता है। तो फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख लेते हैं, फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारे पास इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ। तो इसमें इन सब का सेपरेटली पहले फाइंड करते हैं। तो इसका हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 8 विच मस्ट बी इक्वल टू, थोड़ा सा बेहतर मार्कर यूज़ करें तो इसका हमारे पास होगा 1 इंटू 2 इंटू 8 होगा। और दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 8 क्या होगा, 16। तो 16 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। इसमें अगर हम करें 4 इंटू 3 12 होता है हमारे पास, और 12 इंटू 2 क्या होता है 24। तो 24 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। इसमें अगर हम करें 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 5 क्या होता है 20 होता है। तो वो 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका बन जाएगा। और इसमें क्या होता है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 क्या होता है 18 होता है। तो 18 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सेपरेटली इनका वो फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए देख लो। अच्छा, अब इसमें अगर आप नोटिस करो ना, तो वैसे आपको हर चीज़ के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फार्मूला देखो तो आप नोटिस कर सकते हो सबसे पहले इनका रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन अगर आप देखो यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान, क्योंकि मैथ्स तो सेम है तो मैथ्स को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। तो इनका रिलेशन बन रहा है इन्वर्स, ये वाला रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए, आपको लीस्ट डेंसिटी चाहिए। तो अगर आपको लीस्ट डेंसिटी वाला मटेरियल चाहिए तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, 24 का है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम बन रहा है वो इसका बन रहा है। तो अगर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इसका है तो इसी की डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा कम होगी। इसको आप सेपरेटली जो वॉल्यूम है, जो मैथ्स के आपके पास फार्मूला है ना, आप सेपरेटली कैलकुलेट भी कर सकते हो इनकी डेंसिटी। मैथ्स को आप एज्यूम कर लो 1 है, तो फिर आप करते रहो 1/16, 1/18, 1/24, 1/20। सबसे जो आपके पास लीस्ट वैल्यू आएगी वो 1/24 की आएगी। सर मैंने ऐसे किया था कि हम्म, जैसे मैंने ना सबकी ये वॉल्यूम फाइंड की है, मैंने हम्म, उसको एज्यूम किया 1 है अगर उसका मैथ। तो मैंने ना एक्चुअली गलती से, मतलब जैसे मैंने 16 को 1 से हम्म। डिवाइड कर दिया, 1 हाँ को हाँ, 16 से ये वो फार्मूला को आपने गलत। इन्वर्स कर दिया था। वो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो एग्जाम टाइप के दौरान। और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि हमेशा चॉकलेट ज़रूर खा के जाया करो। मतलब मेरा तो ये एक ट्रेडिशन था कि जितने भी मेरे सीआईएस के एग्ज़ाम होते थे ना, मैं उसके अंदर ज़रूर एक चॉकलेट बार कैरी करता था। कभी कभार तो मैं 2-2 चॉकलेट बार लेकर जाता था। एक मैं अपनी जर्नी से पहले स्टार्ट करता था चॉकलेट बार मैंने कंज्यूम की, मैंने फिर कोई दुआ वगैरह पढ़ ली। फिर बस थोड़ी सी मुझे एनर्जी बूस्ट आती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एनजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती थी, स्पेशली जब मेरे फर्स्ट टाइम सीआईएस थे ना, तो आई वाज़ वेरी एंक्शस। तो मैं फिर क्या करता था, दुआ तो वैसे करता ही था, लेकिन उसके साथ साथ मतलब मेरी रूटीन ये होती थी, मैं क्या करता था कि सबसे पहले मैंने निकलना शुरू किया ना, मैं तो उठ जाया करता था पहले, फजर के टाइम में उठता था, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर मैं क्या करता था, मैं वैसे ही बैठ जाया करता था, नाश्ता वगैरह कोई अच्छा सा कर लिया, रिवाइज़ कर ली अपनी सारी चीज़ें। फिर जैसे ही रिवाइज़ कर ली चीज़ें तो मैं निकलने लगा। तो जैसे ही मैं आई वुड डिपार्ट में अपने साथ 2 चॉकलेट्स कैरी करता था। एक चॉकलेट मैं कैरी कर लेता था डिपार्ट करने से पहले, और जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता था, वहाँ से जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता था ना, तब उससे पहले मैं एक दोबारा से एक चॉकलेट खा लिया करता। तो एक एनर्जी बूस्ट होती है, कैरी करना चाहिए चॉकलेट्स खाते रहा करो, बेशक एग्ज़ाम के दौरान खा लिया करो, वाटर बॉटल लेकर जाया करो एग्ज़ाम के दौरान खाया करो, और वज़ू करके जाया करो। मैं क्योंकि पर्सनली वज़ू करता था, मेरा बिलीव था कि ओके, अगर मैं वज़ू करके जाऊँगा, नमाज़ पढ़ के जाऊँगा, नफल वगैरह पढ़ लिए, तो मेरा पेपर अच्छा होगा, और हमेशा ऑलमोस्ट अच्छा हो जाता था। इसलिए मैं मेरा जो एएस वो वाला पेपर था ना, एएससीएस का, एएससीएस के पेपर में मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। मतलब आई वाज़ टोटली डाउन एंड आउट। लेकिन उसमें भी ये था, एक तो जुमे का दिन था, फ्राइडे को हुआ था, तो जुमे की नमाज़ पढ़ के गया था, नफल वगैरह पढ़ के गया था। और मैं एक्चुअली ना लेट हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर था, और यहाँ पे जुमार था, जुमे के डायरेक्टली बाद पेपर था। तो मुझे थोड़ा सा डर भी था।
तो लेकिन मैं फिर वहाँ पे आराम से उनसे मैंने जुमा पढ़ा, नफल वगैरह पढ़ी, दुआ वगैरह की, और फिर वो वाला जो मेरा पेपर था बहुत अच्छा हो गया, हालांकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा वो रखा करो अपने अंदर, तवक्कल भी रखा करो, एग्ज़ाम करते दुआ पढ़ के जाया करो, कोई अच्छा सा काम करके जाया करो, और चॉकलेट बार ज़रूर कैरी किया करो, अच्छी एक प्रैक्टिस है, एनर्जी बूस्ट आती है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया मैंने ये भी सही हुआ हुआ, लेकिन मैंने तुक्का लगाया था तो मैंने कहा था कि आप ये भी बता दें। अच्छा, ये मैं करवा दूँ। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी फाउंड यूजिंग द बैलेंस शोन इन द डायग्राम। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, वेट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। वो कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज पुट इनटू द लेफ्ट हैंड पैन एंड वेरियस स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट इनटू द राइट हैंड पैन, दीज आर द रिजल्ट्स। अच्छा, अच्छा वो क्या कह रहे हैं, बेसिकली टॉप एंड बैलेंस है हमारे पास, जिस तरह अगर आपने देखा हो, इसको बेसिकली उर्दू में आप लोग कहते हो तराजू कहते हो। तो इसमें व्हाट वी एक्चुअली डू इज़ के अगर आपने देखा भी शॉपकीपर्स के पास, तो आप कोई चीज़ें लेने जाओ जो ओपन आपके पास स्टफ़ होता है, ओपन आपके पास लेटल्स वगैरह आ गए, तो वो क्या कहते हैं, वो वहाँ पे प्रोडक्ट्स को एक साइड पे वो रखते हैं और दूसरी साइड पे कुछ वेट्स ऐड कर देते हैं। और अगर आपके पास जो दोनों चीज़ें आ रही हैं वो बैलेंस हो रही हैं, इसका मतलब है अगर आपने यहाँ पे 5 kg का मैस रखा है और यहाँ पे जितना भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है तो वो इक्वल टू आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों का जो वेट है वो इक्वल टू हुआ। तो आपके पास कितने मैस की आपने प्रोडक्ट परचेज़ कर ली, आपने 5 kg मैस की प्रोडक्ट परचेज़ कर ली, क्योंकि जैसे ही आपने प्रोडक्ट को इस साइड पे रखा और आपने मैस को इस साइड पे रखा 5 kg को, तो वो दोनों जो आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ रही थी वो बैलेंस्ड आउट होगी, एक जैसी उनकी वैल्यू आ रही। तो इसका ये मतलब होता है बेसिकली। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो कह रहा है वेट्स इन द राइट हैंड पैन 0.1 न्यूटन है, 0.1 न्यूटन दोबारा 0.05 न्यूटन है, 0.02 न्यूटन है। तो ये सारे वेट्स उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास सिनेरियो 1 यहाँ पर हो रहा है ना, तो आपके पास टोटल जो यहाँ पे वेट, हम ना टोटल वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वेट जो हमारे पास आ रहा है सिनेरियो 1 में, वो कितना आ रहा है, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.02। ये मुझे कैलकुलेट करवाओ, क्या इसका आंसर आ रहा है। आई थिंक इट मस्ट बी इक्वल टू फिर इसका है 0.72, 0.72 होना चाहिए। नो, 0.27 आ रहा है। 0.27, अगर मैंने एक मिनट, नहीं नहीं, मोस्ट प्रॉब्लली दिस इज़ करेक्ट, 0.27 न्यूटन आ गया इसका आंसर। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड सिनेरियो आ रहा है, सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.01। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 0.31 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक 0.31। यस सर। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, उसने यहाँ पे कुछ हमें चीज़ें बताई हैं कि इफ़ेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है जब हम ये वाले मैसेज ऐड करते हैं। तो वो कह रहे हैं जब हमारे पास 0.27 न्यूटन्स है ना, तब वो जो बैलेंस है इट टिप्स स्लाइटली डाउन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, वहाँ